आज सबकी नजरें बजट पर हैं। बजट क्या लेकर आ रहा है? कुछ 2-3 मोटी मोटी चीजें हैं जो कि रिफॉर्म्स कही जाएं कि नकद सेल्स को महदूद करना है, टैक्स और ज्यादा कलेक्ट करना है, और IMF की शराइत। आपके ख्याल में जो कुछ नजर आ रहा है, ये कोई बैलेंस लेकर आएगा एक आम आदमी के लिए आज का बजट? मैं यस कर रहा था कि जब IMF का प्रोग्राम होता है, और अक्सर पाकिस्तान की ज़िंदगी IMF के प्रोग्राम में गुजरी है, उस वक्त फोकस इस बात पर होता है कि आप क्या खर्च आपकी आमदनी के बराबर होना चाहिए और आमदनी खर्च के बराबर होनी चाहिए, जिसके लिए ये टैक्स वाली चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। और IMF कह रही है खर्च कम करो, प्राइवेटाइज करो, एक तो ये चीज़ होती है। और दूसरा, IMF ये कहती है कि आपके पास जितने डॉलर आ रहे हैं और जितने डॉलर जा रहे हैं, इसमें कुछ तवाज़ुन होना चाहिए, बहुत बड़ा घाटा नहीं होना चाहिए ताकि आप मांगते ना फिरें, आप उधार ना लेते फिर रहे हो। इसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। ये दो होते हैं, दो तरह के खिसारे होते हैं जिनको कंट्रोल करने पर हुकूमत की तमाम तर तवानाई लगी होती है। अब उसका नतीजा क्या होता है कि जो तरक्की पर होती है उस पर नज़र नहीं होती, अवाम का जो फ़ायदा है उस पर नज़र नहीं होती, अवाम मुसलसल पिसती है हर IMF में। इसका मतलब ये नहीं कि IMF का प्रोग्राम गलत है, इसका मतलब ये है कि IMF के प्रोग्राम से जो पहले किया गया वो गलत है, जिसकी वजह से IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ा। इसका मतलब है कि आप मईशत को ठीक नहीं संभाल रहे, इसलिए आप लेंडर ऑफ लॉस्ट रिजॉर्ट के पास जा रहे हैं, आप उस बनिए के पास जा रहे हैं जिसके पास आप आखिर में जाते हैं जब कोई आपको लेन देन के लिए तैयार नहीं होता, जब हमसाये के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी उधार देने वाला, आखिरी बनिया, और हम रहते उधर हैं। तो ये तवक्को ना करें कि अवाम का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। थोड़ा बहुत लेपा पोती की कोशिश ज़रूर है, लेकिन इस वक्त मामला जो चैलेंज है वो ये है कि हम जो बिल्कुल करीब पहुंचे थे दिवालिया होने के, वहाँ से निकलकर स्टेबलाइजेशन में आए, स्टेबलाइजेशन को ज़रा संभालें और फिर हम आगे ग्रोथ की तरफ गए। तो आगे जो चैलेंजेस आएंगे वो ज़्यादा अहम बात होगी कि क्या हम ग्रोथ की तरफ जा भी सकते हैं या नहीं। दुरुस्त हो गया जी। अहमद चिनाई, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी हमारे साथ हैं, अफजल हमीद साहब भी हमारे साथ हैं, और उस्मान शौकत रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमारे साथ है। लेकिन अहमद चिनाई साहब, पहले आपसे जान लेना चाहेंगे, क्योंकि आज फिर 100 इंडेक्स ने रिकॉर्ड कायम किया है। गुज़िश्ता एक साल में हमने देखा बड़ा भरपूर अंदाज में हमें ग्रोथ दिखाई दी है। किस तरीके से इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है मजमूई तौर पर मईशत के अंदर, या जो इन्वेस्टर्स वहाँ बैठे हैं वो इसको किस तरीके से ले रहे हैं? ये जो स्टेबिलिटी और एक ग्रोथ है, ये परमानेंट है, कुछ पॉलिसीज़ की बिना पर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो हम ये समझ लें कि 70,000 पॉइंट से हम 1,20,000 पॉइंट पर आ गए, जो 50-60% का रिटर्न साल भर में देता है, और ये एक बहुत बड़ा रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न है। अच्छा, इसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुल्क की जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसकी एक स्टेबिलिटी जो है वो इस बात की हमेशा गवाही देती है कि फिर जब इकनॉमिक पॉलिसी स्टेबल हों और लग रहा हो कि जी आगे जाके जो है वो इकनॉमिक ग्रोथ आएगी, तो ऑटोमेटिकली कॉरपोरेट सेक्टर को की वायबिलिटी सामने आ जाती है और इन्वेस्टर्स जो हैं वो उसकी तरफ रुख करता है कि जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करें और ना सिर्फ डिविडेंड यील्ड लें बल्कि कैपिटल यील्ड भी जो है वो उसको मिले। दूसरा सबसे फैक्टर जो हमें ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि 22% पे हम 11% पर आ गए, तो जो बैंकों में हमारा डिपॉजिट्स पड़ा हुआ था, जो इन्वेस्टर्स का डिपॉजिट्स वहाँ था, वो उन्होंने उसको जो है वो डाइवर्ट किया कि ये ज़्यादा लुक्रेटिव है कि 11% पे एटलीस्ट हमें ये तो है कि 7-8% हमें कैपिटल डिविडेंड यील्ड गारंटीड है और मज़ीद 10-1% जो है वो कैपिटल यील्ड भी हो सकता है। तो ये 18% ज़्यादा वायबल था, तो लोगों ने अपना सरमाया जो है वहाँ से निकाल कर यहाँ लेकर आए और उसमें बेहतरी हुई कि जब 60% के करीब आपको कैपिटल यील्ड नज़र आ रहा हो साल भर में ऑन एन एवरेज, और इसके बाद 7-8% डिविडेंड यील्ड जो है वो ज़रूर मिलेगा, तो फिर ये चीज़ें जो हैं वो स्टॉक मार्केट की बेहतरी की तरफ जाती हैं। और इसमें एक दूसरा अंसर जो हमेशा ये आता है कि जो लिस्टिंग आ रही होती है उसको एक बड़ी पजीराई मिलती है कि लोग जो नौमौलूद बच्चा है जो लिस्टिंग पे आता है उस प्राइस पे जो है वो हमेशा मार्केट में एंटर होना चाहते हैं ताकि इसका जो अपसर्ज हो 3-4 साल का जो मल्टीफोल्ड जा सकता है उसमें उनको बेनिफिट भी मिले, उनको डिविडेंड का बेनिफिट भी मिले। तो ये अंसर है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो कैसे अफेक्ट करती है कैपिटल ग्रोथ को, या लोग जो है आम आदमी कैसे उससे मुतासिर होता है। तो आम
आदमी इस तरह मुतासिर होता है कि जब लिस्टिंग होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, पैसे वहाँ जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ बढ़ती हैं, तो ज़ाहिर है एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होती है, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, और लोगों को जो है वो आम आदमी भी अगर स्टॉक एक्सचेंज में आके इन्वेस्ट करता है तो उसको उसके पैसे का सही रिटर्न मिल जाता है। साहब, आपको लगता है ये कंटिन्यू करेगी? आप जिस कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आने वाले 25-26 के अंदर आप इसकी कंटिन्यूएशन देखते हैं? देखिए, क्या वजह है कि खुदा ना कंटिन्यू ना करे, मुझे ये तो समझाएं। लोग कहते हैं कि जी ये टेम्परेरी फेज़ है, ये बबल है, बबल आउट हो जाएगा। तो क्यों बबल आउट हो जाएगा? आज आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है उसमें जो प्राइस लेवल है उसका पी रेशो आज भी 5 है, और जो ट्रेडिशनली 7-8 होता है और दुनिया भर का 11-12 होता है। तो आज भी मार्केट में जो गुंजाइश है वो आपके सामने नज़र आ रही है कि अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, मार्केट जो है वो सही तरीके से परफॉर्म कर रही हो, उस सूरत में कि हम कहीं खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट के दहाने पे तो नहीं खड़े हुए, हम कहीं डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर जाएंगे, कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऐसी तो नहीं आ जाएंगी कि हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बंद हो जाए, तो फिर जाके जो है वो सस्पिशियस पैदा होता है कि खुदा न खास्ता मार्केट जो है रिवर्स कर जाए। वरना मैं नहीं समझता कि कोई वजह है, और मैं लोगों से उल्टा यही सवाल करता हूँ कि क्यों नीचे चली जाएगी, इसकी रीज़न तो दे दें मुझे। दुरुस्त हो गया चिनाई साहब, आप कॉन्फिडेंट हैं, और वही कॉन्फिडेंस आप कह रहे हैं इन्वेस्टर भी दिखा रहा है, आपको ये बबल नहीं नजर आ रहा। उस्मान शौकत साहब, आने वाले बजट से क्या तवक्को आप रख रहे हैं? गुज़िश्ता साल के कौन से ऐसे सेक्टर्स रहे जो आपको लगता है कि जिसने मुतासर किया मईशत को, और कहाँ बेहतरी मांगते हैं आप आज के बजट में? जी, थैंक यू वेरी मच। अपना बजट जो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कारोबारी कम्युनिटी और तमाम बिजनेस कम्युनिटी के वो एक बिजनेस फ्रेंडली बजट होगा। काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट के साथ ये मशावरत जारी थी और हम लोगों ने अपनी तजावीज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाई हैं, और हम एक्सपेक्ट यही करते हैं, जो तमाम पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की आवाज़ है वो यही है कि इस वक्त आने वाला बजट जो है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लेके आए। हमने कल इकोनॉमिक सर्वे में देखा कि अच्छे फिगर्स आए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमने अचीव की, हमने 2.7% जीडीपी ग्रोथ के फिगर को फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने हमसे शेयर किया, 5% से नीचे इन्फ्लेशन आ चुकी है, करंट अकाउंट डेफिसिट फर्स्ट टाइम सरप्लस की तरफ जा रहा है, अब हम डेफिसिट रन नहीं कर रहे। इसके साथ साथ हमारी जो इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 10 बिलियन प्लस में जा चुके हैं, जो कुछ साल पहले सिर्फ 2 to 3 वीक्स की इंपोर्ट बिल के बराबर थे। तो ये सारी चीज़ें ये इंडिकेट कर रही हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मौजूद है, और अब इस वक्त जैसे कि अहमद चिनॉय साहब ने भी फरमाया कि हमें फ्यूचर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को देखना है, और आज का जो बजट है हम उसमें यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फ्यूचर के सेक्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट लेड सेक्टर्स हैं, उनके लिए ऐसी इकदाम लिए जाएंगे जिससे उन सेक्टर्स को मजीद तकवीत मिल सके, वो इन्हांस हो सके। फॉर एग्जांपल कल हमें पता लगा कि आईटी ने हमारी ये जो रेमिटेंसेस और हमारी जो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी हैं इन द लास्ट ईयर, उसमें आईटी का काफ़ी किरदार था। $500 बिलियन के करीब आईटी के रेमिटेंसेस आए हैं। तो लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि इस कमिंग बजट में आईटी जैसे सेक्टर्स, फ्यूचर के जो हमारे सेक्टर्स हैं, एक्सपोर्ट के जो सेक्टर्स हैं, उनको मराद दी जाएंगे। और साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि जो हमारी एक्सपोर्टर्स हैं उनको टैक्स की सहूलियात दी जाएं। वो लोग जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, मुल्क में इंपोर्ट कम कर रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं बिजनेस फ्रेंडली और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होना चाहिए।